हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज मैं कुछ उन बिंदुओं के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं जो हमारे आगामी पेपरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनने वाले हैं, ना। कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, समसामयिक घटनाओं के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो हमारे भविष्य में पेपरों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आ रहा हूँ। कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो नॉर्मली आप सभी लोगों को पता है, लेकिन उसके पीछे जो बेसिक जो जानकारी है उसके बारे में हमको पता नहीं होता है। तो किसी भी टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ते हैं उसके बारे में, तब जाके उसके बारे में हमको नॉलेज मिलती है जितने की हमें ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है अभी हाल ही में भारत की नई राष्ट्रपति बनी, एक महिला बनी है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो मैं आपको उनके बारे में कुछ जानकारी आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति जिनको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में हमको ये बेसिक जानकारी लेनी है कि जो परीक्षा में उनके बारे में जो बन सकता है वहाँ से देखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में बात करी गई है, ठीक है। 52 से लेकर 61 तक भाग 5 के अंतर्गत इसके बारे में बात करी जाती है, राष्ट्रपति पद के बारे में। देखिए, भाग 52 में आपको पता है, अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथ ही साथ 53 में क्या बताया गया है, 53 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, तीनों सेनाओं का कमांडर होगा, सुप्रीम कमांडर होगा। 54 में अगर बात करें तो 54 में बताई गई है उसके निर्वाचन के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के, और 55 में निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है ना। इसी तरीके से 56 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है, 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में, 58 में उसकी योग्यता के बारे में, 59 में उसके शर्तों के बारे में, और 60 में शपथ, और 61 में उसके महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो ये जो राष्ट्रपति पद है, अभी आपको पता है वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू उनका नाम है, और ये भारत की, ध्यान रखना, भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, 15वीं राष्ट्रपति। अब आप इस 15वीं का मतलब समझना। 15th प्रेसिडेंट इंडिया की अभी जो बनी है ये व्यक्ति के अनुसार है, जबकि अगर मैं पद के अनुसार बात करूं, क्रम के अनुसार बात करूं, तो ये भारत में 16वीं राष्ट्रपति है। आपको एक चीज़ समझनी है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल 2 बार का रहा था, उनका कार्यकाल 2 बार काउंट हो रहा है। तो भारत में 16वें चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, और उस आधार पर जो व्यक्ति बनी वो 15वीं व्यक्ति बनी जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। आपको पता होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू, देखिए, उड़ीसा की जनजाति क्षेत्र से हैं, उड़ीसा में जनजाति, और वेशभूषा कुछ नाम का गाँव है इनका, मयूरगंज कुछ इस तरीके का नाम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा के जनजाति क्षेत्र की है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और भारत की प्रथम आदिवासी जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न ये महत्वपूर्ण बनता है। और साथ ही साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। बहुत महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इनके बारे में बनेगा, झारखंड राज्य की क्या थी, ये राज्यपाल थी। चलिए, डबल स्टार क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब इनके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी हम लेते हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप एक चीज़ और ध्यान रखना, इन्होंने जो ये इलेक्शन लड़ा, इसमें इनके जो कॉम्पिटिटर थे उनका नाम था यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को हराया था द्रौपदी मुर्मू ने। विशेषकर आप ध्यान रखना, और जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में सभी लोग, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और दिल्ली, पुदुचेरी और आपका अब जम्मू कश्मीर को हम उसमें ऐड करते हैं, इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, केवल निर्वाचित सदस्य।
और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आप ध्यान रखना, ये आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, अर्थात अप्रत्यक्ष चुनाव होता है भाई, है ना। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें नॉर्मल व्यक्ति, आम इंसान इसमें भाग नहीं लेते, जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते राष्ट्रपति को, और मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के उसमें वोट नहीं डालते। मनोनीत सदस्य जो हैं, जैसे कि 2 लोकसभा में जाते हैं, 12 राज्यसभा में जाते हैं। अब तो खैर उनका कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, लोकसभा वालों के 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1 मनोनीत सदस्य जाता था, उसको भी हटा दिया गया है। ये सारी लोकसभा में आर्टिकल 331 के तहत मनोनीत होते थे और विधानसभा में 333 के तहत मनोनीत होते थे, इनको अब हटा दिया गया एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट। फिर भी आप ध्यान रखना, और किसी भी राज्य की विधान परिषद कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगी, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। यशवंत सिन्हा को इन्होंने हराया था, भारत की दूसरी महिला तथा प्रथम जनजातीय महिला है, और इससे पहले झारखंड की राज्यपाल थी। और दिमाग में बैठा लेना, 25 जुलाई 2022 को इन्होंने शपथ ली थी, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिनका नाम था NV रमणा, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ भारत का CJI दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लेना, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। चलिए आगे एक दूसरे व्यक्ति विशेष के बारे में मैं बात करता हूँ, जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, जो फैक्ट बन सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो आप ध्यान रखना, दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा ये होंगे भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके बारे में बात करी जाती है आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में ध्यान रखना, आर्टिकल 63 में। तो आप ध्यान रखना, अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति भी नए बने अगस्त में, तो इनके बारे में आप ध्यान रखना। ये अगर मैं बात करता हूँ नंबर की, तो ये भारत के उस हिसाब से ये 16वां इलेक्शन हुआ था, ठीक है, 16वें उपराष्ट्रपति बने। जबकि अगर मैं व्यक्ति के हिसाब से बात करता हूँ तो ये भारत के, ध्यान रखना, व्यक्ति के अनुसार जो ये इस बार राष्ट्रपति बने, जिनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बने। ये ध्यान रखना, आप 16वें नंबर के हैं इलेक्शन के अकॉर्डिंग। और अगर व्यक्ति की बात करता हूं तो दिमाग में बैठा लेना, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने व्यक्तियों के अनुसार। अगर व्यक्ति को काउंट किया जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले आप विशेषकर ध्यान रखना, भारत के जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल 2 बार का रहा था। और इससे पहले जो हुए थे, जगदीप धनखड़ से पहले थे वेंकैया नायडू, उनसे पहले थे हामिद अंसारी। हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। उस हिसाब से ध्यान रखना, ये जो आपके जगदीप धनखड़ बने, ये बेटा 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने व्यक्ति के हिसाब से। जबकि अगर मैं बात करता हूँ, आपके इलेक्शन हुआ तो ये 16वें नंबर का इलेक्शन था, इसको भी आप ध्यान रखना। जगदीप धनखड़ के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो इनके कॉम्पिटिटर थी उनको हराया था, जिनका नाम था मार्गरेट अल्वा। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, मार्गरेट अल्वा इनके खिलाफ खड़ी थी, ध्यान रखना, मार्गरेट अल्वा इनके खिलाफ खड़ी थी। जिसमें आप बात करते हो मार्गरेट अल्वा, है ना। आपको ये सुना होगा आपने, NDA सुना होगा, NDA सरकार, UPA सरकार के बारे में सुना होगा। तो NDA उनको बोला जाता है जो बीजेपी की गठबंधन होती है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। और उसी तरीके से कांग्रेस वालों की UPA होती है, जिसमें गठबंधन बनता है कांग्रेस का। तो इसको विपक्ष में अभी बोला गया, UPA को विपक्ष बोला गया है, और NDA अभी सत्ता में है तो इसको पक्ष में बोला जाएगा। तो मार्गरेट अल्वा को बहुत बुरी तरीके से हराया था जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं भाई, संसद के सभी सदस्य, दिमाग में बैठा लेना, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। वो चाहे आपका मनोनीत हो, चाहे आपके इलेक्शन लड़कर आए हो, लेकिन केवल और केवल संसद, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ना किसी राज्य की विधानसभा लेगी, ना किसी अन्य राज्य के लोग लेंगे, दिमाग में बैठा लेना। चलिए, है ना, मार्गरेट अल्वा को हराया था, और जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप, और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के सामने लेनी पड़ती है। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करना। भारत के 14वें और इलेक्शन के हिसाब से 16वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। आगे बढ़ चलते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न कोई और बन सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप हेडिंग बना देना CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश,
मुख्य न्यायाधीश, जिनके बारे में मैं बात करता हूं आर्टिकल 124 में, भारत के संविधान के आर्टिकल 124 में 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें 124 में सीजेआई के बारे में प्रावधान है, ध्यान रखना, ठीक है, सीजेआई के बारे में। तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। वर्तमान में अभी देखो, जो भारत के उपराष्ट्रपति जो बने जगदीप धनखड़, उन्होंने शपथ ली थी 11 अगस्त 2022 को। उसके ठीक कुछ दिन बाद अगस्त में ही, अभी हाल ही की बात है, करंट की बात है, तो आप ध्यान रखोगे 27 अगस्त 2022, 27 अगस्त 2022 को भारत के जो आपके नए सीजीआई बने, ये बने 49 नंबर के 49वें सीजीआई, जिनका नाम है जस्टिस यूयू ललित, यूयू ललित, ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इनका, यूयू ललित, यूयू ललित। इनके नाम पूरा अगर मैं बात करता हूं, इनका पूरा नाम है न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायाधीश उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित, दिमाग में बैठा लेना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। भारत के 49वें बने हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं, और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, उदय उमेश ललित के बारे में, ये कैरेक्टर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण और महान कैरेक्टर है। क्या इनसे प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या है। देखिए, उदय उमेश ललित साहब जो हैं, ये इससे पहले वकील थे, वकालत करते थे, ठीक है। 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए भाई, जज, बहुत बड़ी बात होती है वकील से डायरेक्ट जज बनना। तो डायरेक्ट वकील से ये क्या बने थे, जज बने थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये आए, इनका नाम मैं आपको बता दूं, इनसे रिलेटेड में 2-3 प्रश्न आपको बता देता हूं। यूयू ललित साहब बड़े महान व्यक्ति हैं, किस तरीके से, देखिए, अगस्त 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें ट्रिपल तलाक, 3 तलाक के मुद्दे को उस पर फैसला आया था कि गलत है। तो 3 तलाक के मुद्दे पर ध्यान रखना, यूयू ललित साहब उन 3 तलाक के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो पीठ बैठी थी, जो ब्रांच बैठी थी, 5 जजों का जो बेंच बैठा था, उन 5 जजों के बेंच में सदस्य रह चुके हैं यूयू ललित, यानी कि ट्रिपल तलाक के निर्णय के बेंच के सदस्य कौन रह चुके हैं, यूयू ललित। साथ ही साथ 2019 में अयोध्या राम मंदिर का जो फैसला आया, दिमाग में बैठा लेना, इस अयोध्या के राम मंदिर के फैसले में भी यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पीठ के सदस्य थे। आप समझने का प्रयास करना, राम मंदिर के फैसले में। बस आप एक चीज़ थोड़ा यहाँ पर समझना कि राम मंदिर के जो फैसला आया था, इस समय जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे, उन्होंने यूयू ललित के लिए मना कर दी थी कि हम इनको नहीं मानेंगे। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। 1992 में जब आप ध्यान रखना, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था कल्याण सिंह करके कुछ नाम था उनका। इनके समय पर आप ध्यान रखना, 1992 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पर भी राम मंदिर के उस बाबरी मस्जिद को तोड़ने के कुछ आरोप लगे थे। उस आरोप के कारण इन पर केस चला था। उस केस के लिए उन्होंने जो वकील किया था, किसको करा था, यूयू ललित को। मैं आपको बता चुका, पहले वकील थे यूयू ललित। तो ललित साहब को इन्होंने हायर किया था। तो इसी कारण मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये बंदा पहले भी आरोपियों को बचा चुका है, तो इसलिए हम जो है इनको एक्सेप्ट नहीं करते। इस कारण ललित साहब ने राम मंदिर के 5 जजों के बेंच में से अपने आप को अलग कर दिया था। तो फैसले में ये नहीं थे, पर नाम इनका जरूर आया था, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी शपथ कौन दिलाता है, तो आप उत्तर देते हो, राष्ट्रपति के सामने शपथ लेनी पड़ती है। और अगर राष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति द्वारा चयनित कोई मुख्य व्यक्ति शपथ दिलाता है, दिमाग में बैठा लेना। बात अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की कर रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट के भी 2 ऐतिहासिक फैसले हाल ही में आए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, अभी हाल ही में समथिंग अब जुलाई के में है ना, मार्च या जुलाई में, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। मार्च में आया था, सॉरी, मार्च 25 मार्च
25 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। यह आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस नज़र से देखते हो, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मार्च नहीं सॉरी मई होगा, ये 25 मई एक फैसला आया था 25 मई को। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जो बेटा सेक्स वर्कर होते हैं, सेक्स वर्कर, इस प्रश्न को दिमाग में बैठा लेना। सेक्स वर्करों से संबंधित एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। इस बार इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर को एक पेशे का दर्जा दिया है। बहुत महत्वपूर्ण करंट का क्वेश्चन है बेटा। सेक्स वर्करों को किसका दर्जा दिया है? पेशे का दर्जा, पेशा माना है सेक्स वर्करों का। और साथ ही साथ इसमें एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डाली है कि अगर कोई वयस्क बंदा, अडल्ट अगर कोई व्यक्ति है, वो ये कार्य करता है तो उसको पुलिस नहीं रोकेगी। दिमाग में बैठा लेना। 25 मई 2022 का बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है, ठीक है, करंट के हिसाब से। तो इसको पेशा माना गया है सेक्स वर्कर को। साथ ही साथ आप ध्यान रखना, पुलिस को मना करी गई कि मत रोकना अगर कोई अडल्ट बंदा है। और प्रश्न ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि जो फैसला दिया किस आर्टिकल के तहत दिया, तो दिमाग में बैठा लेना 142, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 क्या कहता है? अनुच्छेद 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूर्ण न्याय करने की शक्ति होगी, पूर्ण न्याय करने की शक्ति होगी, जिसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय करने की शक्ति। इसमें इस फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे क्रिटिकल मामले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट न्याय कर देता है, तो 142 के तहत ये फैसला दिया गया था। ध्यान रखना, पूर्ण न्याय की शक्ति, जिसको डिक्की ब्रड के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। आगे इसी 142 के बारे में मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, उसको भी आप समझने का प्रयास करना। हाल ही में, ठीक है, राजीव गांधी साहब जो हमारे थे पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी मृत्यु आपको याद होगी 1991 में उनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। तो आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। 1991, 21 मई 1991। तो राजीव गांधी मृत्यु केस के, राजीव गांधी के मृत्यु के आरोपी एक व्यक्ति थे, उनका नाम आप दिमाग में बैठा लेना। इन व्यक्ति का नाम था एजी पेरिलोविन। बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है भाई, तमिलनाडु का था। ऐसे बंदे को सजा हुई थी राजीव गांधी की हत्या के दौरान, एजी पेरिलोविन को। दिमाग में बैठा लेना, इस बंदे को सुप्रीम कोर्ट ने 31 साल बाद रिहा कराए। और किस आर्टिकल के तहत? 142 के तहत। क्यों? तो आप समझने का प्रयास करना। एजी पेरिलोविन को फांसी की सजा हुई थी पहले, लेकिन जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 है, उसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है भाई, ठीक है। तो एजी पेरिलोविन ने क्या काम करा? पहले राष्ट्रपति से गुजारिश करी, बाद में इस बार राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल से इन्होंने गुजारिश करी। तो पहले राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। तो फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 31 साल से बंदा केस लड़ रहा है, मतलब जेल में है, तो कोई बात नहीं, इसको क्या कर दो, रिहा कर दो। अब 31 साल की सजा, इसमें एक आरोपी और भी है, शायद उनको भी रिहा कर दें। पर आप ध्यान रखना, 31 साल बाद 1991 में अरेस्ट हुआ था, 2021-22 में रिहा हुआ 31 साल की सजा काट के। तो ये भी आर्टिकल 142 के तहत होता है, ठीक है। बाकी महत्वपूर्ण तथ्य आप समझने का प्रयास करना। एक व्यक्ति में आपको बता दूँ, ये करंट में बनना ही बनना क्वेश्चन है भाई, इसको दिमाग में बैठा लेना। ये उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं में बनना ही बनना है, ठीक है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे। बड़ा महत्वपूर्ण बंदा था भाई शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है। इनकी अभी हाल ही में इनकी हत्या करी गई थी, और वो डेट आप ध्यान रखना, वो डेट थी 8 जुलाई 2022। 8 जुलाई 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मृत्यु हुई थी। एक जापान का शहर है नारा नाम का शहर, उस नारा नाम के शहर पर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी रैली के दौरान। समझने का प्रयास करना। तो अब आप ये सोचोगे कि हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर, हमें क्या लेना देना है, तो मैं बताता हूँ। शिंजो आबे इसलिए महत्वपूर्ण बंदा बन जाता है, ये बंदा बेटा 2014, 2015 और 2017 3 बार भारत के दौरे पर आ चुके हैं, ये ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं 2014 की, तो 2014 में इनको
26 जनवरी के दिन मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। जो परेड होती है 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसमें बुलाया था शिंजो आबे को। तो प्रश्न ये बनेगा ही बनेगा कि ये कब भारत में मुख्य अतिथि बनकर आए थे, तो ध्यान रखना 2014 में, ठीक है। इनके समय पर भारत और जापान के संबंध बहुत अच्छे हो गए थे, ध्यान रखना, ठीक है। ये कैरेक्टर भी ध्यान रखना आप। कब मृत्यु हुई? 8 जुलाई को, और 3 बार भारत के दौरे में आ चुके हैं बेटा, 14, 15 और 17। 14 में मुख्य अतिथि बनकर आए थे पहली बार। इनको बहुत अच्छा लगा, इंडिया की बहुत तारीफ करी इन्होंने, ठीक है। लेकिन अब ये, और जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखना, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। चलिए, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं एक असम राज्य के बारे में। एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ असम राज्य के बारे में, ठीक है। देखो, जिस तरीके से, ध्यान रखना आप, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने एक बेटा तितली घोषित करी है, राज्य तितली, जिसका नाम है कॉमन पिकॉक। पता होगा आप लोगों को उत्तराखंड की राज्य तितली का नाम क्या है? कॉमन पिकॉक। उसी तरीके से असम सरकार ने एक असम की अभी हाल ही में तितली घोषित करी है, राज्य तितली, उसका नाम है ब्लू ड्यूक, ठीक है। ब्लू ड्यूक है ना, प्रजाति की है, ब्लू ड्यूक प्रजाति की। ध्यान रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्लू ड्यूक प्रजाति की तितली को घोषित करा है असम सरकार ने अभी हाल ही में अपनी राज्य तितली। तो असम भी एक राज्य बन गया जिसकी एक राज्य तितली भी है, हिमालय पर पाई जाती है, ध्यान रखना, हिमालय क्षेत्रों में, ठीक है। आगे आप समझने का प्रयास करना। हाल ही में अभी बिहार में एक जगह है, उस जगह का नाम है, आपको बता दूं, जमुई नाम की जगह है बिहार में। यहाँ पर भारत के सबसे बड़े सोने की खान का पता लगा है हाल ही में, है ना। ये भी प्रश्न बनेगा, जमुई जिला है बिहार का, जमुई नाम के जगह पर, ध्यान रखना आप, वहाँ पर सबसे बड़े सोने के भंडार का पता लगा है हाल ही में अभी, है ना, बिहार में पड़ती है जगह। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले एपिसोड में आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा खेल जगत को लेकर। खेल से जो प्रश्न बनते हैं वो अगले एपिसोड में करेंगे। आपको समझ आता है तो आप इसको, जो SSC JEE वाले स्पेशल जो बच्चे हैं, आप समझना, बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट एपिसोड में। और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको समझ आया कि नहीं आया। बाकी फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद।